कैसे एक इंडियन सरनेम एक ग्लोबल ब्रांड बन गया, वो भी अपने प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमैक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान। और आज हम जानेंगे इंस्पिरेशनल स्टोरी अमर बोस की, जो कि फाउंडर हैं बोस के, और जानेंगे कि क्या स्ट्रैटेजीज, क्या इनसाइट्स की वजह से उन्होंने बोस को इतनी बड़ी कंपनी बनाई, और काफ़ी लर्निंग्स मिलने वाली है इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक देखना और हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। कई सालों तक तो यार मुझे बोस का नाम भी नहीं पता था, क्योंकि ये ज़्यादा मार्केटिंग करते नहीं हैं। बट फिर मुझे जब इनके बारे में पता चला, मैंने देखा कि यार इनके हेडफोन्स 25-30 हज़ार रुपये के बिकते हैं। मैंने सोचा कि भैया ऐसे कौन से हेडफोन्स बना दिए, ऐसे कौन सी साउंड सुनाई देगी कि इतने महंगे बिक रहे हैं। बट फाइनली जब मैंने कुछ टाइम पहले अपने कोलीग के बोस के हेडफोन्स ट्राई किए, भैया अलग ही लेवल पे हैं वो। मतलब ऐसे साउंड ना मैंने कभी सुने नहीं थे। सेम गाने जो कि मैं नॉर्मल हेडफोन्स में सुनता था, बोस के हेडफोन्स में ऐसे साउंड थे जो कि मुझे पता ही नहीं था कि यार इस गाने में है। तो आज हम बात करें अमर बोस की। अमर बोस का जन्म 1929 में यूएस में हुआ था। तो उनके पिताजी एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, यहाँ से भाग के यूएस गए थे। और बचपन में उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, बट जैसे कि यूजुअली सारे बच्चे होते हैं, वो काफ़ी क्यूरियस थे। मतलब जो भी टॉयज़ वॉयज़ आती थी उसको तोड़ के फिर से रिपेयर करना, ये सारी चीज़ों में उनको काफ़ी इंटरेस्ट था। और उस टाइम में यार टॉय ट्रेन्स बहुत चलती थी, बट उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि यार ये ट्रेन खरीद पाएँ। तो जो ख़राब ट्रेन है ना, उनको खरीद के रिपेयर करते थे। तो इससे यार उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बढ़ती थी। और फिर पहले वो ट्रेन्स रिपेयर करने लगे, दूसरे टॉयज़ रिपेयर किए, फिर वो रेडियोज़ भी रिपेयर करने लगे। यहाँ पे उनका इलेक्ट्रिकल में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। तो फिर वर्ल्ड वॉर 2 आया, और उस टाइम उनके फैमिली को काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि यार उनके पिताजी इंडिया से डोरमैट्स इंपोर्ट करके यूएस में बेचते थे। तो वो बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया। बट तब अमर बोस का एंटरप्रेन्योरल दिमाग काम किया और उन्होंने रेडियो रिपेयर सर्विस शुरू करी। तो बेसिक फंडा ये था कि यार उन्होंने अपने पिताजी के साथ डील किया कि यार अगर मेरे स्कूल में ग्रेड्स कम नहीं होंगे तो मैं 5 दिन स्कूल जाने के सिवा मैं सिर्फ 4 दिन स्कूल जाऊंगा। और उन्होंने अपने पापा को बोला कि यार एक दिन के लिए आपको मेरी टीचर्स को एक एक्सक्यूज़ लिख के देना पड़ेगा कि यार हेडेक है, तबीयत ख़राब है, ऐसा। और उनके पिताजी ने डील मान लिया। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो डोरमैट्स जिन भी हार्डवेयर स्टोर्स में उनके पिताजी बेचते थे, वहाँ जाके उन्होंने छोटे छोटे साइंस लगा दिए और बोला कि यार वी रिपेयर रेडियोज़। और उन्होंने उन दुकानों के साथ डील कर लिया कि यार जो भी अमाउंट जनरेट होगा उसका 10% हम दुकान वालों को दे देंगे। तो इतने कम उम्र में उन्होंने ये बिज़नेस की शुरुआत करी। बट यहाँ पे जो हमें सीखने वाली बात है कि यार उन्होंने कैसे एक इंटरेस्टिंग तरीके से पेरेंट्स को कन्विंस किया। यूजुअली बचपन में हम जो करना चाहते हैं पेरेंट्स मानते नहीं हैं, बट यहाँ पे अमर बोस ने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने ये इंश्योर किया कि यार जो उनके पिताजी चाहते हैं कि यार उनका पढ़ाई से ध्यान ना हटे, वहाँ पे भी वो फोकस करें, और जो उनका खुद का पैशन है उसमें भी वो काम करते रहें। तो ऑफकोर्स इसी की वजह से जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम उनकी ज़िंदगी ठीक ठाक चली। और फिर उनके पिताजी चाहते थे कि यार वो अच्छे से पढ़ाई करे, तो उन्होंने MIT ज्वाइन किया। MIT वो US वाला भाई, वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वहाँ ज्वाइन किया, $10,000 का लोन लिया उनके पिताजी ने। और वहाँ जब गए उनको एक और चैलेंज मिला कि भैया वहाँ ना बिल्कुल ब्रिलियंट बच्चे आते थे, और ऑफ कोर्स इनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज तो काफ़ी थी, बट थियोरेटिकल नॉलेज उतनी नहीं थी। तो फिर अमर बोस को समझ आया कि भैया यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ घिसना पड़ेगा। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत करी और अच्छे मार्क्स भी लेके आए कॉलेज में। तो उनको भी समझ आ गया कि यार प्रॉब्लम्स चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर हम मेहनत करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, एक नए तरीके से सोचेंगे, हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब फिर MIT से उन्होंने आगे जाके PhD भी करी। और इसी बीच क्योंकि यार उनको क्लासिकल गाने बहुत पसंद थे, वो वायलिन बजाते थे, तो उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना एक अच्छा मैं स्टीरियो सिस्टम लेके आऊँ जिससे कि मैं ये गानों को एन्जॉय कर पाऊँ। तो 1956 में उन्होंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये हाई एंड स्टीरियो सिस्टम खरीदा। और जब उन्होंने उसमें गाने बजाए वो काफ़ी दुखी हो गए। उनको लगा कि भैया कॉन्सर्ट हॉल में तो यार अलग लेवल के गाने सुने देते, और यहाँ पे स्पेसिफिकेशन इतने अच्छे हैं, पैसे मैंने इतने दिए, फिर भी उस लेवल का साउंड क्यों नहीं आ रहा है। अब यूजुअली जब हम ऐसी चीज़ देखते हैं कि यार हमने पैसे खर्च किए बट प्रोडक्ट हमें पसंद नहीं आया, हमें लगता है कि भैया शायद हम में कोई गलती है, या फिर यही मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी इससे बेहतर बन नहीं सकती है। तो हम थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, थोड़ा बहुत अपने दोस्तों के बीच में उसकी बुराई करते हैं, बट फिर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट यहाँ पे अमर बोस ऐसे नहीं थे। उनको रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट था और उन्होंने डिसाइड किया कि भैया अब वो रिसर्च करने वाले हैं कि यार एक्चुअल में क्या स्पीकर्स में कमी थी कि यार वो उस लेवल का साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है जो कि हमें कॉन्सर्ट हॉल में मिलता है। तो जब इन्होंने ये सारी रिसर्च करी
तो उनको पता चला कि यार कॉन्सर्ट हॉल में जो इतना बढ़िया साउंड होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जो 80% साउंड हमारे जो कान को सुनाई देता है वो रिफ्लेक्शंस की वजह से होता है। तो कॉन्सर्ट हॉल में कई सारे वॉल्स और उधर से रिफ्लेक्ट होकर हमारे कान में सुनाई देता है और उसकी वजह से हमको वो साउंड पसंद आता है। और ये एक नया इंसाइट था। तो जब भी आप कोई बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो, आपका एक कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होना चाहिए। सेम चीज़ करोगे तो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। तो उनको ये जो इंसाइट मिली ना, वो काफ़ी रेवोल्यूशनरी थी और यहाँ से उनको समझ आया कि स्पेसिफिकेशन उतने मैटर नहीं करते, साइको अकूस्टिक ज़्यादा मैटर करते हैं कि यार एक इंसान गाने को कैसे सुनता है, उसके ऊपर रिसर्च ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसी बीच क्योंकि उनको रिसर्च में इंटरेस्ट था, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने MIT के। वैसे तो यार उनको पढ़ाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट क्योंकि उनको रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट था और MIT में ये उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, तो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। सुबह वो पढ़ाते थे, शाम को ही अपना साइको अकूस्टिक्स पे रिसर्च करते थे और ऐसे उन्होंने कई सारे पेटेंट्स बनाए और फिर उन्होंने लाइसेंस करने की कोशिश करी दूसरी कंपनीज को। बट दूसरी कंपनीज को लगा कि भैया हम अपना प्रोडक्ट बेस्ट बना रहे हैं, हमको आपके पेटेंट्स की ज़रूरत नहीं है। तो अब अमर बोस को लगा कि यार मैंने जो रिसर्च करी है वो है रेवोल्यूशनरी, इस पर अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो लोग अगर सुनेंगे उनको सही में मज़ा आ जाएगा। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि यार अब कंपनी बनाते हैं और फाइनली बोस कॉर्पोरेशन की शुरुआत हुई 1964 में। तो उस टाइम में वो ऑफकोर्स MIT में पढ़ा रहे थे और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइम पास करने के लिए पढ़ा रहे थे। MIT में उनका पढ़ाने का स्टाइल भी बहुत फेमस हो चुका था। मतलब वो सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते थे, बट कैसे सोचते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हैं, ये सारी चीज़ों पर भी फोकस करते हैं। मतलब वो काफ़ी अनोखे तरीके से पढ़ाते थे। उनके जो टेस्ट होते थे वो ओपन बुक टेस्ट होते थे, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती थी। मतलब कभी कभी एग्ज़ाम शाम को शुरू होता था और सुबह 5 बजे तक बच्चे एग्ज़ाम लिख रहे होते थे। तो उनका फंडा ये था कि यार जब तक आखिरी बच्चा अपना पेपर सबमिट नहीं करना चाहता है तब तक उनको मौका मिलना चाहिए और एक अनोखे वे में क्रिएटिवली सोचने का अप्रोच वो सिखाते थे। तो बेसिकली वो टीचर बहुत अच्छे थे और अपने स्टूडेंट से बहुत काम भी करवाते थे, बट क्योंकि स्टूडेंट्स को इतना सीखने मिलता था तो हमेशा उनकी क्लास भरी हुई रहती थी। तो जब वो पढ़ा लेते थे उसके बाद वो अपने कंपनी पे काम करते थे। तो जो उन्होंने रिसर्च करी थी उसको अप्लाई करके उन्होंने क्या क्रेजी प्रोडक्ट निकाले। पहला था बोस 2201, जिसमें उन्होंने 22 स्पीकर्स लगाए जो कि जो सुनने वाला है उससे दूर होते थे। और एम होता था कि यार आप स्पीकर को एक रूम के कॉर्नर पे लगाओगे, ये जो स्पीकर्स हैं ये हर दिशा में साउंड छोड़ेंगे और वॉल्स में रिफ्लेक्ट होकर आपको साउंड सुनाई देगा। तो ये काफ़ी एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था। पहले वैक्यूम से साउंड जनरेट किया करते थे, बट बोस ने अलग किया। बट ये प्रोडक्ट अच्छा था, बट ये फेल हुआ। फिर कुछ सालों बाद 1968 में उन्होंने बोस 901 स्टीरियो स्पीकर सिस्टम निकाला। तो इसमें 9 मिड रेंज ड्राइवर्स थे और उनमें से 8 ड्राइवर्स स्पीकर के पीछे थे जो कि वॉल की तरफ पॉइंट करते थे, एक लिसनर की तरफ पॉइंट करता था और इससे आपको ज़्यादा रिफ्लेक्टेड साउंड सुनाई देता था दैन डायरेक्ट साउंड। और ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। यहाँ तक कि 1968 से लेकर 2016 तक ये उनका मेन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट था। इसके अलावा भी यार वो बहुत सारे रिसर्च करते रहते थे। एक बार वो प्लेन में जा रहे थे और उस टाइम में उनको हेडफोन्स मिलते थे क्योंकि बहुत नॉइज़ होता था। बट फिर उन्होंने देखा कि भैया ये हेडफोन तो लगा लिए बट नॉइज़ तो फिर भी आ रही है। तो पूरे फ्लाइट में उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस और ये सारी चीज़ें करी और फिर उन्होंने नॉइज़ कैंसलेशन हेडफोन्स पे काम करना शुरू किया। कई साल काम किए, करीब $50 मिलियन इन्वेस्ट किए। बट फाइनली जब उनके प्रोडक्ट आए वो अलग लेवल के ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट थे। और ऐसे ही यार वो और भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते रहते थे। सारा रिसर्च सक्सेसफुल होता नहीं था, बट अमर बोस का कहना था कि यार हम बिजनेस में पैसे बनाने तो आए नहीं है, हमारा काम है कि हम इंटरेस्टिंग चीज़ें करें जो कि पहले हुआ नहीं था। और पूरा रिसर्च फोकस थे। तो कई बार उनके रिसर्च बहुत ज़्यादा फेल भी होते थे, बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट होते थे, उसमें रिटर्न नहीं आता था। बट उनका कहना है कि यार इन सारे रिसर्च से काफ़ी लर्निंग्स मिलती है और उसको यूज़ करके फिर फ्यूचर सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाया जाता है। और धीरे धीरे उन्होंने काफ़ी डिफरेंट प्रोडक्ट्स में भी एक्सपैंड किया, हेडफोन्स, ईयरफोन्स, यहाँ तक कि कॉन्सर्ट हॉल्स में कैसे स्पीकर्स डिज़ाइन होने चाहिए उस पर भी उन्होंने काम किया। और वो एग्जैक्टली मेजर करते थे कि यार कौन से सीट में कैसे साउंड सिस्टम लगेगा। और इसकी वजह से आप देखेंगे LA में जो स्टेपल सेंटर है या फिर जो ग्रैंड मॉस्क है मक्का का, वहाँ पे भी इनके साउंड सिस्टम लगे हैं। तो उसके लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर भी बनाए थे। और फिर वो कार के लिए ऑडियो सिस्टम्स बनाने गए। वहाँ पे जो कार के हार्डवेयर शॉकर्स होते हैं उसकी जगह वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे थे। करीब 20-25 साल इन्वेस्ट किए, कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए और जो प्रोडक्ट बना वो काफ़ी अच्छा तो था
बट बहुत महंगा था इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर उन्होंने वो टेक्नोलॉजी किसी और कंपनी को बेच दी। बट ओवरऑल उनका फोकस है कि यार अच्छे से रिसर्च करके बेहतर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, और इसीलिए वो अपनी कंपनी को कभी पब्लिक लेके नहीं गए, क्योंकि यार उनका मानना है कि यार पब्लिक कंपनीज को हर क्वार्टर में अपना रिजल्ट दिखाना पड़ता है और रेवेन्यू ग्रोथ दिखाना पड़ता है। बट जो रिसर्च होता है वो लॉन्ग टर्म विजन पे फोकस किया जाता है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि यार अगले क्वार्टर में आपका प्रॉफिट आएगा। तो इसीलिए उन्होंने कंपनी को प्राइवेट रखा। और ये आप जान के हैरान रह जाएंगे कि यार उनके जो भी बच्चे थे उनको उन्होंने अपनी कंपनी में नहीं डाला है, और यहाँ तक कि जो मेजॉरिटी उनके जो शेयर्स थे वो उन्होंने MIT को दे दिए। तो MIT के पास वोटिंग पावर्स तो नहीं होंगे, बट ये शेयर्स MIT के पास रहेंगे और उसके वजह से उनको हर साल डिविडेंड मिलता है, और उस डिविडेंड से MIT और अपना रिसर्च कर सकती है। बट इससे पता चलता है कि यार एक रिसर्च फोकस्ड कंपनी भी यार कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है। अमर बोस की डेथ तो यार 2013 में हो गई थी, बट बोस अभी भी बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट बना रहा है, और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि यार वो बचपन से क्यूरियस थे, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने की कोशिश करते थे और एक अलग तरीके से प्रॉब्लम को देखते थे। ये नहीं कि यार जो एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है उसको कॉपी कर रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से अपना रिसर्च करते थे, और उनका फोकस था कि यार जो भी वो काम करे ना उसको परफेक्शन पे कैसे किया जाए, उस पर फोकस करते थे। और उसका बाय प्रोडक्ट था कि यार कंपनी इतनी सक्सेसफुल हुई और उन्होंने इतना पैसा कमाया। तो आई होप आपको इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह वीडियो को शेयर कर देना। आगे हम ऐसी स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।